हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे अपने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे अपनी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि यूनिट 1 हमारी पूरी की पूरी सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही बेस है। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, 2 मेजर कह सकते हो लेक्चर कर लिए। और आज हम लेकर आए सॉल्युबिलिटी के ऊपर अपना तीसरा लेक्चर, जो कि हमारा होने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स के ऊपर। और देखो ये ना हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो सारे फैक्टर्स हैं, अगर मान लो आप लोगों ने इसको समझा भी है तो देखो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से नहीं समझा है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई प्रॉमिस आज की वीडियो तो आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगने वाली है। ठीक है, हम लोग सारे ही जो भी सारे हमारे फैक्टर्स हैं उनको काफ़ी डीप में अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये फैक्टर्स हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अच्छा देखो, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझना कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है इसको हम लोग आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। चलो ठीक है, हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में पता तो होना चाहिए, बट मेन क्वेश्चन ये है कि इसको हम लोग यहाँ पे फार्मेसी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं। तो यार आप लोग को पता है जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, जैसे कि हमारा सिरप हो गया और जैसे इमल्सन मान लो, और भी बहुत सारी डोजेज फॉर्म होती हैं, है ना, हमारे ईयर ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स। तो आपको पता है और पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म है, जैसे कोई भी हमारी मेडिसिन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, हमारी एपीआई से और एक्सीपिएंट से। अगर इतना बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है। फार्मेसी में आने के बाद आप लोग को ये तो बिल्कुल रट जाना चाहिए कि कोई भी हमारी दवा होती है वो हमारी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एपीआई क्या होता था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक्सीपिएंट्स। तो हमारा देखो जैसे कोई भी दवा है तो उसमें मेन हमारी जो ड्रग होती है वो हमारी एपीआई होती है, और एक्सीपिएंट्स हम लोग कौन सा यूज करते हैं उसी के हिसाब से हमारी डोजेज फॉर्म सेलेक्ट हो जाती है। तो अगर हमारी डोजेज फॉर्म लिक्विड है तो हम लोग यहाँ पे एक्सीपिएंट्स कौन सा सेलेक्ट करते हैं, लिक्विड। ठीक है, जो कि हमारा हम लोग बोल देते हैं कि सॉल्वेंट होता है। हम लोगों ने देखा था ना सॉल्वेंट्स यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म, कितनी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि मान लो हम लोगों ने ड्रग लिया और उसका कोई भी नेचर है, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारे ड्रग के अकॉर्डिंग ही तो होना चाहिए। यानी कि हमारी जो ड्रग है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जानी चाहिए, हमारा सॉल्वेंट ऐसे ही नेचर का होना चाहिए। तो उस नेचर को हम लोग पता कैसे करेंगे, पता ऐसे करेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं है। यानी इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी को हम लोग जो है अलग अलग सॉल्वेंट में चेक करके पता कर लेंगे कि हमारा कौन सा सॉल्वेंट किस ड्रग के लिए सबसे परफेक्ट होता है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से, मतलब ये हमारा रीजन होता है मेन कि हम लोग सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे फार्मेसी में क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से पता कर सके कि हमारी जो डिफरेंट नेचर्स की ड्रग्स हैं वो किस डिफरेंट नेचर्स में के सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे कि हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक हमारा जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया। और अभी देखो अभी इसका नाम आप लोग देख लो, बाकी हर एक के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, फिर हमारा प्रेशर, पीएच, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, पार्टिकल साइज, कॉमन आयन इफेक्ट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स या फिर सरफेक्टेंट। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके काफ़ी डिटेल में बात करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने टेम्परेचर के बारे में। अब देखो टेम्परेचर से आप लोगों का क्या ख्याल है, टेम्परेचर के बारे में आप लोग क्या सोचते हो। देखो टेम्परेचर के बारे में जनरली अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि मान लो हमारा कोई सॉल्वेंट है और उसमें हम लोगों ने किसी सॉल्यूट को मिक्स किया है, और अगर हम लोग उसको हीट दे दें तो क्या होता है, जनरली हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो हम लोग पानी में चीनी को मिला रहे हैं और एक लिमिट तक हम लोग जो है नॉर्मली मिला सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, जैसे हम लोग उसको हीट देंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है। तो देखो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो जनरली हम लोग मोस्ट ऑफ द बुक्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी यही लिखा होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो ये बात हमारी लगभग आप कह सकते हो 95% केस में तो ट्रू है, लेकिन 5% केस हमारे ऐसे भी आ जाएंगे जहाँ पे ये बात यहाँ पे गलत साबित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमारे नेचर में जो भी रिएक्शन या फिर जो भी प्रोसेस होती है वो जनरली हमारी 2 टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस, दूसरा होता है हमारा एक्जोथर्मिक प्रोसेस। याद है आप लोगों, इसको हम लोगों ने बायो एनर्जेटिक्स में काफ़ी डिटेल में देखा था।
तो सिंपल सी बात है, देखो कुछ है नहीं, एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर है तो वो हमारी क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। और अगर हमारी कोई प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो वो यहाँ पे हीट को रिलीज करती है। अब देखो ध्यान से समझना, वैसे जनरली अगर हम लोग बात करें तो नेचर में 95% प्रोसेस हमारी एंडोथर्मिक ही होती हैं। यानी अगर मान लो कोई हमारा ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट बनते टाइम हमारा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी प्रोसेस हो जाती है एंडोथर्मिक। लेकिन 5% प्रोसेस हमारी ऐसी भी आ जाती हैं जो कि हमारी एक्जोथर्मिक हो जाती हैं। एक्जोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि अगर हमारी कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो हमारी हीट को रिलीज करेगी। अब मान लो हमारी कोई एक्जोथर्मिक प्रोसेस है या फिर रिएक्शन है जो कि हीट को रिलीज कर रही है, और आप लोग क्या है कि आप लोग उसका मान लो टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो रिएक्शन का, यानी कि उसको हीट बार बार दिए जा रहे हो। तो देखो ये क्या कर रहा है, हीट को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है और आप लोग उसको हीट दिए जा रहे हो। तो अगर हमारी कोई एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो अगर वहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? हमारी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि भाई ये तो हीट को रिलीज करना चाह रहा है और आप लोग हीट दिए जा रहे हो। तो वही चीज़ है कि अगर हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर हमारी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये होता है यहाँ पे इसका सही कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सी बात थी। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड फैक्टर के बारे में, जो कि होता है हमारे यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी देखा था। काफ़ी सिंपल सी बात है कि सॉल्युबिलिटी हमारी किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जिस नेचर का हमारा सॉल्यूट होगा वो उसी नेचर के सॉल्वेंट में जाके डिजॉल्व होगा। तो देखो जो हमारे पोलर सॉल्यूट होते हैं वो हमारे पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिजॉल्व होते हैं, और जो हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट होता है वो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जाके डिजॉल्व होते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा नेचर ऑफ सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट था। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि होता है हमारा यहाँ पे प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पे हमारी सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो देखो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें अपने सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट्स की, यानी कि मान लो हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसमें यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें हम लोग किसी सॉलिड या लिक्विड सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तब अगर हम लोग बात करें देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, तो हमारा प्रेशर जो है सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता है। देखो इसको बहुत ही सिंपली समझ सकते हो आप लोग। जैसे मान लो हम लोग कोई लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है और इसमें हम लोग किसी लिक्विड सॉल्यूट को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा सॉलिड भी हो सकता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो यार आप लोग को पता है कि चाहे लिक्विड का जो हमारा शेप साइज है वो तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो हमारा इसका वॉल्यूम है वो तो फिक्स होता है ना, यानी वॉल्यूम तो हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव डालना। तो यहाँ पे मान लो इस पिस्टन से हम लोग प्रेशर को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखो इसका जितना वॉल्यूम है वॉल्यूम इसका फिक्स ही रहता है। तो मान लो यहाँ पे पिस्टन को हम लोगों ने नीचे की तरफ प्रेशर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा पिस्टन आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद यहाँ पे आके ये रुक जाएगा, यानी ये इस लिक्विड को और ज़्यादा नहीं दबा पाएगा, क्योंकि देखो हमारा इस लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स है। तो ये पिस्टन यहाँ पे इसको और ज़्यादा तो प्रेस नहीं कर पाएगा, यानी प्रेशर हमारा जो है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करने वाला है इसकी सॉल्युबिलिटी पे। तो ये होता है हमारे यहाँ पे लिक्विड के केस में। लेकिन अगर हम लोग बात करें बट इन द केस ऑफ गैसियस सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर, यानी अगर मान लो जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा गैस हो जाता है तो हमारी सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है। यानी अगर हम लोग बात करें गैसियस सॉल्यूट के केस में तो हमारा जो प्रेशर है उसके बढ़ने के साथ हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉरी एक्चुअली यहाँ पे हमने प्रेशर लिखना चाहिए, टेम्परेचर लिख दिया, इसको हम सही कर देंगे नोट्स में, आप परेशान मत होना। यानी सिंपल सी बात है, अगर हमारा गैसियस सॉल्यूट है तो हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसको भी आप लोग समझना कैसे बढ़ती है। देखो जैसे मान लो ये हमारा कोई लिक्विड सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और ये हमारा गैसियस सॉल्यूट है, ठीक है, ये हमारी गैसेज हैं। अब आपको पता है कि गैसेज को सप्रेस करना बहुत आसान है, ठीक है, गैस को हम लोग जितना चाहे उतना दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते हैं, हमारी पूरी गैस कंप्रेस हो जाती है। तो अब यहाँ पे इस गैसियस सॉल्यूट के केस में क्या होगा कि अगर मान लो इस पिस्टन से हम लोगों ने प्रेशर को अप्लाई किया, तो जैसे ही हम लोग देखो नॉर्मली क्या है कि ये हमारा लिक्विड और गैस हमारी यहाँ पे लिक्विड के ऊपर भी फ्री है, ठीक है, यानी गैस इसमें लिक्विड में अच्छे से मिली नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे पिस्टन से प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये पिस्टन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इस गैस को क्या करेगा, इस लिक्विड में पूरी तरीके से डिजॉल्व कर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये गैस क्या है, कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होकर यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ तक आ जाएगा हमारा पिस्टन तो ये गैस हमारी इस लिक्विड में मिक्स हो जाएगी। और देखो यही प्रिंसिपल आप लोग का जो है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फॉलो होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोगों ने देखी है, जैसे कि ये हमारी मान लो, और कोल्ड ड्रिंक्स में भी बात करें तो जनरली जो हमारी जैसे कि थम्स अप या फिर कोको कोला वगैरह होती हैं, ठीक है,
जिसके अंदर हमारा जो भी गैस का अमाउंट है बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी कोई भी थम्स अप है, ठीक है, ये भी हमारी थम्स अप की कोई कोल्ड ड्रिंक है, और इसमें क्या होता है, अच्छा देखो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया है कि जैसे ये जो थम्स अप कोको कोला वगैरह होती हैं, तो इनको आप लोग जब तुरंत मतलब लेके पीते हो, या फिर मान लो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पिया और इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया बंद करके, तो उसके बाद जब आप लोग पीते हो तो थोड़ा सा टेस्ट इसका डिफरेंट हो जाता है। कभी नोटिस किया है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं, इसमें जो हमारा जैसे यहाँ तक लिक्विड है, तो इस लिक्विड के अंदर गैस को कंप्रेस करके बहुत अच्छे से रखा जाता है, ठीक है, यानी गैस हमारी इसी कंप्रेशन से मिक्स होती हैं। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्या होता है, ढक्कन को रिमूव करते हो, अब गैस देखो, गैस को तो चाहिए यहाँ पे खुला मतलब एटमॉस्फेयर, जितनी चाहे हमारी गैस फैल जाती है। तो जैसे ही आप लोगों ने ढक्कन खोला इसका, तो क्या होगा, गैस यहाँ पे इस लिक्विड से निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में जाके मिलने लगेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जितना आप लोग इसका ढक्कन खोलते जाओगे, ठीक है, अब जैसे तुरंत पिया तो तुरंत अभी भी थोड़ी बहुत लिक्विड में मिक्स रहेगी, तो आप लोग जब पीते हो तो जो टेस्ट आता है ना वो गैस का ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से आप लोग को टेस्ट जब तुरंत तुरंत पीते हो तो थोड़ा अलग लगता है। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने एक बार खोल दिया इसको, अब उसके बाद जब आप लोग इसको थोड़ी देर बाद बंद करके रखते हो, तो अब क्या होता है, जो हमारी ज़्यादातर जो गैस होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर में जाके मिल चुकी होती है। तो जो गैस का जो टेस्ट होता है वो तो जा चुका होता है ना इसके अंदर से, अब हमारा बचता तो सिर्फ लिक्विड है। तो इसीलिए उसके बाद जब आप लोग इसको पीते हो ना, तो थोड़ा सा टेस्ट यहाँ पे इसका अलग हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह वैसे ज़्यादा पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा फील होती है, स्पेशली ये सारी। वैसे कोई भी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर सुक्रोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। सो ये था हमारे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसियस सॉल्यूट। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि हो जाता है हमारे यहाँ पे पीएच। तो अब देखो यहाँ पे बात करें हम लोग पीएच की, तो पीएच भी हमारा जो है ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को बहुत मेजर तरीके से अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझना, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देखो इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़रूरी है इस लाइन को समझना, तभी आप लोग समझ पाओगे कि पीएच यहाँ पे कैसे हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। जैसे कि मान लो जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या, जो कि सिंपली आयंस में ब्रेक होते हैं। आयंस हमारे क्या होते हैं, जैसे कि कैटायन एनायन, जैसे कि जो जो आयंस मतलब जहाँ पे प्लस माइनस चार्ज आप लोग को देखने को मिले। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा सॉल्ट हो गया, NaCl, नमक। तो NaCl क्या होता है, NaCl को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे आयंस में ब्रेक हो जाता है कि नहीं, है ना, Na प्लस और Cl माइनस में। तो इसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, यानी जो भी आयंस में ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है, तो ये कितना ज़्यादा टूट रहा है ये डिपेंड करता है इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे, या फिर कह सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो NaCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा, समझना इसको, जैसे ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, तो इस आयनिक कंपाउंड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब देखो NaCl हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, तो ये हमारा 100% डिसोसिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो Na है ना, ये हमारा NaOH से आया होता है और Cl हमारा HCl से, और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आए होते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, तो ये 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बहुत मस्त होता है। इसकी वजह से क्या होता है, NaCl हमारा वाटर में बहुत मस्त सॉल्युबल हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो इस लाइन का सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उनका जितना ज़्यादा होगा वो उतने ही ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। यानी NaCl यहाँ पे जितना ज़्यादा ब्रेक होगा वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। इसी तरीके से और भी आयनिक कंपाउंड जितना ज़्यादा ब्रेक होंगे उतना ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ये जब आयंस में ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे इन आयंस को क्या होता है, अलग अलग हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इसको डिजॉल्व कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे आयंस मिलेंगे उतना ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको डिजॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये था हमारे यहाँ पे सिंपल सा आयनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट। अब पीएच यहाँ पे कैसे काम करता है, तो इसको यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड्स, pH does not play a major role as they are ionizable nearly at all pH। देखो इस लाइन को आप लोग ध्यान से समझना। जैसे मान लो अगर हमारा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, HCl। और मान लो कोई हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे कि NaOH। तो आपको पता है
नहीं पता है तो पता होना चाहिए। हम लोगों ने इसको अपनी टाइट्रेशन में कितना अच्छे से डिस्कस किया था कि जैसे जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ही है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो कि 100% डिसोसिएट हो जाते हो, उन्हीं को हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो HCl हमारा जो है 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो ये किस में ब्रेक होता है? H+ और Cl- में। NaOH हमारा 100% डिसोसिएट हो जाता है किसमें? Na+ और OH- में। तो देखो इनके केस में हमारा पीएच कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता क्योंकि ये स्ट्रांग है। ये लगभग हर टाइप के पीएच में डिसोसिएट हो जाएंगे, चाहे कैसा भी सॉल्वेंट हो, ये डिसोसिएट हो जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रांग है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस के केस में। जैसे वीक एसिड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड। सो आपको पता है CH3COOH हमारा जो है बहुत कम डिसोसिएट होता है। यानी अगर हम लोग CH3COOH को मान लो किसी में भी डिजॉल्व करें तो उसका डिसोसिएशन यहाँ पे किस में ब्रेक होता है? पहली बात ये CH3COO- और H+ में ब्रेक होता है, लेकिन ये भी बहुत कम, लगभग कह सकते हो सिर्फ 10% या फिर उससे भी कम, इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। तो अब अगर मान लो कोई हमारी ड्रग है जो कि इस वीक एसिडिक नेचर की है, यानी हमारा ये जो CH3COOH मान लो यही हमारा ड्रग है और इसको हम लोग को किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है, तो हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि ये हमारा डिजॉल्व हो जाए, लेकिन ये तो होना नहीं चाहेगा क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। और आप लोग को पता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जितना कम होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा होगी। देखो आयोनाइजेशन डिसोसिएशन दोनों सेम चीज़ें, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीएच हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे कि बट इन द केस ऑफ वीक एसिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन पीएच, यानी कि बेसिक पीएच। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा कोई वीक एसिडिक ड्रग है तो अगर हमें उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो हमें जो सॉल्वेंट है वो हमारा जो है स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्वेंट होना चाहिए। और अगर बेसिक सॉल्वेंट है तो बेसिक सॉल्वेंट में क्या होगा? सिंपली पीएच हमारा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बेस हमारे क्या होते हैं जिनका पीएच यहाँ पे 7 से 14 के बीच में रहता है। तो जितना ज़्यादा पीएच बढ़ता जाएगा उतना हमारा बेस स्ट्रांग होता जाएगा, और जितना स्ट्रांग बेसिक सॉल्वेंट होगा हमारा उतना वीक एसिड ड्रग उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर वीक एसिड है तो सॉल्वेंट हमारा स्ट्रांग बेस, और अगर वीक बेस है तो सॉल्वेंट हमारा स्ट्रांग एसिड। और अगर आप लोगों को याद हो तो इसको हम लोगों ने अपने नॉन एक्वस टाइट्रेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कहाँ? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। याद बात है कुछ की नहीं याद है? पता नहीं, छोड़ो। तो चलो नहीं भी याद है तो अभी तो समझ गए ना कि देखो सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, एसिड है तो हमारी रिएक्शन एसिड किसके साथ करेगा? बेस के साथ ही तो करेगा। एसिड कभी एसिड के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा। तो अगर हमारा वीक एसिड है और हमें इसको रिएक्शन कराना है, देखो ये इसको डिसोशिएट कराना है, तो हमें सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको एसिडिक सॉल्वेंट डिजॉल्व करेंगे तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, डिसोशिएट होगा ही नहीं। वही सिंपल सी बात है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। इन द केस ऑफ वीक बेस वी टेक सॉल्युबिलिटी विथ इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन पीएच, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वी टेक एसिडिक सॉल्वेंट। सो ये था हमारे यहाँ पे पीएच का कॉन्सेप्ट। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट फैक्टर की, तो ये आ जाता है हमारे यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब देखो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की कहानी क्या होती है। देखो पहली बात तो हम लोग इसकी बात सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सॉल्यूट्स के केस में करेंगे, यानी अगर जो हमारी ड्रग है वो सॉलिड नेचर की है। तो देखो वैसे इसको हमें अपनी नेक्स्ट यूनिट यानी स्टेट ऑफ मैटर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का एग्जाम में काफ़ी डिटेल में आता है, मतलब लॉन्ग में आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। बट अभी आप लोग समझो कि जैसे हमारा कोई सॉलिड है तो वो यहाँ पे 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक हो गया उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक हो गया यहाँ पे अमॉर्फस फॉर्म। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म होती क्या है? जैसे ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये हमारी बहुत ही वेल अरेंज्ड फॉर्म होती है। वहीं अगर हम अमॉर्फस फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ये ना हमारी बहुत ही इनका अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं होता है। यानी आप लोग देख रहे हो कि एक हमारा यहाँ पे एक यहाँ पे है, और इनके बीच में डिस्टेंस कुछ कम है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा हो गया। यानी ये हमारी बिल्कुल भी वेल अरेंज नहीं होती है, जबकि यहाँ पे देखो सब परफेक्टली वेल अरेंज्ड है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो इसको हम लोग कह सकते हैं काफ़ी स्टेबल है। देखो कितनी अच्छे से अरेंज है, तो ये बिल्कुल स्टेबल है तभी तो अरेंज है। और ये यहाँ पे कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा अनस्टेबल फॉर्म है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि नाउ अ ड्रग एग्जिस्ट इन अमॉर्फस फॉर्म जनरली डिजॉल्व्स मोर रैपिडली देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। देखो सिंपल सी बात है कि अगर हमारी कोई ड्रग अमॉर्फस फॉर्म में है तो वो ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व होगी अगर वही ड्रग हमारी क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ना जल्दी से ब्रेक नहीं होना चाहेगा। वहीं अमॉर्फस फॉर्म की बात करें तो इसका ब्रेक होना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ये पहली बात अपने आप में स्टेबल है नहीं। और आपको पता है कि कोई ड्रग हमारी जब ब्रेक होती है तभी तो डिजॉल्व होती है।
तो देखो वैसे तो आप लोग को मन कर रहा होगा ना कि क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारा ज़्यादा डिजॉल्व होना चाहिए, बट जनरली हमारा एमॉर्फस फॉर्म ज़्यादा डिजॉल्व होता है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, और जब हमारी ड्रग ब्रेक होगी तभी डिजॉल्व होगी। तो ये था हमारा यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर की, तो ये आ जाता है हमारे यहाँ पे पार्टिकल साइज। अब देखो पार्टिकल साइज भी काफ़ी सिंपल सी बात है कि पार्टिकल साइज की बात करें तो मान लो, जैसे कि मान लो हम लोगों ने कोई इतना बड़ा सा सॉलिड लिया, ठीक है, और मान लो हम लोगों ने इसी को ब्रेक करके इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होगा या फिर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स का? डेफिनेटली आप लोग देख रहे हो इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जैसे कि वैसे तो आप लोगों ने आज तक देखा नहीं होगा, बहुत कम ही लोग होंगे जानते होंगे, बट कुछ लोगों ने देखा होगा कि नमक के पहले क्या होता था कि डर्रे आते थे नमक के, ठीक है, फिर उनको घर पे लाके पीसा जाता था, लेकिन आजकल तो हमारे पैकेट में पिसा हुआ नमक ही हमें देखने को मिलता है। तो जैसे कि मान लो जो नमक का इतना बड़ा सा डर्रा है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जब उसको हम लोग पीसते हैं तो क्या होता है, देखो वो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और तब उसका सरफेस एरिया यानी ज़्यादा सरफेस कवर करता है। और देखो आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग नमक के इतने बड़े पार्टिकल को पानी में डिजॉल्व करें और नमक के छोटे छोटे जो हमारा पिसा हुआ नमक आता है उसको डिजॉल्व करें, तो कौन ज़्यादा डिजॉल्व होगा जल्दी से? ये ज़्यादा डिजॉल्व होगा जल्दी से, है ना। जैसे कि सिंपल सी बात है, चीनी और नमक को हम लोग मिलाते हैं तो नमक ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि चीनी के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि देखो जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे हमारे सॉल्वेंट के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हर एक पार्टिकल्स को जल्दी जल्दी पकड़ते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि मान लो ये अगर बड़ा सा फॉर्म है तो इसको यहाँ पे एक ही को सॉल्वेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा और तब जाके यहाँ पे डिजॉल्व होगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज करता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। और अगर हम लोग बात करें डिक्रीज इन पार्टिकल साइज लीड, वही चीज़ है ना। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि हो जाता है हमारा यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट। और देखो इसको यहाँ पे जनरली बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। वैसे आई नो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, बट फिर भी स्टिल कई लोगों को तो नहीं पता है। तो सबसे पहले ये समझो कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट, पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं फिर समझेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट इज डिफाइंड एज सप्रेशन इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो ध्यान से समझना, सप्रेशन मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, यानी डिक्रीज होना किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोथ हैविंग अ कॉमन आयन। देखो यहाँ पे इस डेफिनेशन से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि हमारा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे आयनिक कंपाउंड्स, यानी जो आयनिक कंपाउंड्स है वही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि जो आयन्स में ब्रेक होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि देखो ये आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है, आयन्स ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोल देते हैं। हम लोगों ने इसको काफ़ी डिटेल में कहाँ देखा था? फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, याद हो तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो CH3COOH आपको पता है हमारा एक बहुत ही वीक एसिड होता है, या फिर कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होता है वो ऑलरेडी बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि पहली बात ये ऑलरेडी बहुत कम डिसोसिएट होता है। यानी मान लो अगर हम लोग CH3COOH को किसी सॉल्वेंट में मिला के सोल्यूशन बनाना चाहें तो इसका डिसोसिएशन ऑलरेडी बहुत कम होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ऑलरेडी कम होगी, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी डिक्रीज। अब अगर इसी केस में, ठीक है, कि पहली बात तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ऑलरेडी कम है, और इसी केस में हम लोग क्या करें कि इसमें हम लोग लाके मिला दें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ध्यान से समझना, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लो हम लोगों ने ले लिया CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखो ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा Na है वो हमारा NaOH से आया होता है, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अब ये यहाँ पे बढ़िया बहुत मस्त डिसोसिएट होता है, ठीक है, पूरी तरीके से। तो ये किस में डिसोसिएट होगा? ये हमारा हो जाएगा CH3COO- प्लस Na प्लस में। तो अब देखो ये हमारा एक टाइप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहली कंडीशन ध्यान से समझना। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ला के ऐड कर दो, पहली बात तो ये। और दूसरा कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इन दोनों में कोई कॉमन आयन मिल गया, यानी कि यहाँ पे मिल गया हमें क्या, CH3COO-,
तो अब होगा क्या, जो हमारे इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। यही होता है हमारा यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट। यानी कि देखो अब ये जो हमारा CH3COO माइनस यहाँ से आ रहा था, देखो अब हमारा जो सोल्यूशन है, यानी इसमें हम लोगों ने किया क्या, इसमें हम लोगों ने लाके ऐड कर दिया CH3COO, ठीक है। तो अब यहाँ पे CH3COO माइनस इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, लेकिन अब जो हमारा CH3COO माइनस इसके पास से आ रहा था, पहली बात ऑलरेडी बहुत कम आ रहा था क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, लेकिन इसके ऐड करने के बाद ये और कम हो गया, यानी ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, और ज़्यादा बैकवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जाता है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीज कर देता है सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को और डिक्रीज कर देता है। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे डिजॉल्व इसको कर रहे थे, लेकिन अब ये और कम डिजॉल्व होगा क्योंकि इसका आयनाइजेशन क्या होगा, और कम हो जाएगा, रिएक्शन पीछे की तरफ जाने लगेगी। तो चलो ये तो हम लोग समझ गए कि चलो ये सब हो जाता है, बट ये होता कैसे है, असल में इसके पीछे हमारा एक प्रिंसिपल लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पे ये कोई अलग सा प्रिंसिपल नहीं है, इसको आप लोगों को 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ना था, ठीक है, मतलब पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आई होप कुछ लोगों को याद होगा। किसी को याद है आप लोग कमेंट करके बताओ कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का नाम भी सुना है आप लोगों ने। चलो इसके अंदर होता क्या है वो तो हटाओ, बट नाम भी सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है, आप मुझे बताना कमेंट करके। वैसे सुना होगा आई थिंक, नहीं सुना है कोई बात नहीं। तो ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता क्या है कि अगर हमारी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और अगर हम लोग इक्विलिब्रियम के प्रोडक्ट वाले साइड हम लोग जो है उसका कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ा दें, तो जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी बैकवर्ड की तरफ जाने लगती है। सो यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये जो हमारा CH3COO माइनस हमारा जो ब्रेक हो रहा था इसमें, तो हम लोगों ने किया क्या, इस प्रोडक्ट की, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हमारा यही तो है, तो इसकी कंसेंट्रेशन हम लोगों ने इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मिला के बढ़ा दी है ना, यहाँ पे CH3COO माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ने लगी। अब जो हमारा सोल्यूशन को क्या लगा कि ये CH3COO माइनस हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही सोल्यूशन को ये लगेगा वैसे ही हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे पीछे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका डिसोसिएशन था वो और कम हो जाएगा। तो ये होता है हमारे यहाँ पे इसका प्रिंसिपल। और देखो एक चीज़ आप लोग समझना, इक्विलिब्रियम का साइन हम लोग हमेशा वीक एसिड और वीक बेस के केस में ही यूज करते हैं, या फिर वीक सॉल्ट जो भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी भी हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पूरा डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसमें हमारे इक्विलिब्रियम का कोई मतलब ही नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई रिएक्शन आगे भी चल रही है पीछे भी चल रही है, और ये हमेशा जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही होता है। सो ये था हमारा यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट इन द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। यानी अगर किसी सॉल्यूशन में हम लोगों ने एसिटिक एसिड को मिलाया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसिटेट को लाके मिला कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन आयन मिल जाएगा जिसकी वजह से इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कॉमन आयन इफेक्ट। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। तो देखो ये काफ़ी सिंपल सी कहानी है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है मॉलिक्यूलर साइज अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी एट मेजर एक्सटेंट। यहाँ पे देखो क्या सिंपल सी बात है कि द लार्जर द मॉलिक्यूल्स और हायर इट्स मॉलिक्यूलर वेट लेसर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। देखो इस चीज़ को समझना, जैसे कि मान लो हमारा कोई सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूल्स का साइज यहाँ पे बहुत बड़ा है, और वहीं पे मान लो कोई दूसरा है जिसका मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है, तो ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल्स होगा तो इसको घेरने के लिए क्या होगा, सॉल्वेंट के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, है ना। और जितना ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल्स लगेंगे उतनी कम इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। देखो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था कि जितना ज़्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लग रहे हैं किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करने में, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है। वहीं अगर छोटा सा मॉलिक्यूल्स है तो इसको बहुत कम यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही लगेंगे डिजॉल्व करने के लिए, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी क्या होगा, बढ़ जाएगी। यानी जितना छोटा मॉलिक्यूल का साइज है सॉल्युबिलिटी यहाँ पे उतनी ही बढ़ जाती है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट फैक्टर के बारे में, जो कि मोस्टली आप लोग को नहीं समझ में आता है, क्योंकि पहली बात इसको हम लोग को काफ़ी डिटेल में अपने आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ना है, बट फिर भी यहाँ पे है तो हमें समझना तो है ही है। तो लास्ट फैक्टर होता है हमारे यहाँ पे सॉल्युबिलाइजिंग एजेंट्स, या फिर इसी को हम लोग सरफेक्टेंट्स बोल सकते हैं। अब देखो ऑल दो सरफेक्टेंट हमारा सॉल्युबिलाइजिंग एजेंट्स के अंदर एक टाइप होता है, मतलब कह सकते हो इसका एक पार्ट होता है, बट जनरली जो हम लोग सॉल्युबिलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो हमारा सरफेक्टेंट ही होता है। तो देखो ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझने के लिए समझना होगा हमें सॉल्युबिलाइजेशन को। सॉल्युबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस।
देखो यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग करते क्या है, जो हमारे पुअरली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि मान लो हमारी कोई ऐसी ड्रग है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यानी अगर कोई वाटर में नहीं भी सॉल्युबल होना चाह रहा है तो हम लोग उसको सॉल्युबल कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। अब कैसे होता है उसी को तो देखना है, बट पहले ये समझो। जैसे मान लो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर ऑयल। तो वाटर में आपको पता है ऑयल मिक्स होता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ऑयल को वाटर में मिक्स कर, मतलब अगर मान लो हमारी कोई ऐसी मजबूरी है कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसमें हमारा ऑयल वाटर को ही हमें लेना है, तो हमें क्या होगा, ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करना पड़ेगा। तो तब हम लोग कैसे मिक्स करेंगे, तो हम लोग मिक्स करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो सॉल्युबलाइजेशन की प्रोसेस एंड द एजेंट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इज नोन एज सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स और सरफेस एक्टिव एजेंट्स। यानी कि और जो एजेंट्स हमारी सॉल्युबलाइजेशन, जैसे ऑयल वाटर को मिलाना है तो कुछ एजेंट्स लगेंगे, तो वही एजेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स। यानी सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, सॉल्युबलाइजेशन करते हैं। और इसी को हम लोग यहाँ पे सर्फेक्टेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर इसी को सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी बोल सकते हैं। तो तीनों नाम में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अगर कोई बोले क्या सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स और सर्फेक्टेंट बिल्कुल सेम है, तो देखो बिल्कुल सेम नहीं है। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स का एक टाइप है सर्फेक्टेंट, यानी और भी टाइप के सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं जिसमें सर्फेक्टेंट हमारा एक टाइप होता है। तो सर्फेक्टेंट एक्चुअल में करता क्या है, तो देखो सबसे पहले ये समझो, जैसे सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग को एक हेड पोर्शन और एक टेल पोर्शन देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हेड पोर्शन है ना, ये इसका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, फिलिक मतलब लवर। तो यहाँ पे ये वाटर लविंग होता है, यानी ये वाटर में मस्त डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसकी जो टेल होती है ना, ये होती है हमारी हाइड्रोफोबिक नेचर की। हाइड्रोफोबिक या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं लाइपोफिलिक, यानी ये वाटर से तो हेट करती है लेकिन यहाँ पे लिपिड से लव करती है, यानी ये लिपिड नेचर की होती है कह सकते हो। तो सिंपल सी बात है, हेड इसका वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, टेल इसकी वाटर में डिजॉल्व अच्छे से नहीं होती क्योंकि ये वाटर की हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो अब देखो ये करता क्या है, हम लोग यहाँ पे मान लो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया वाटर, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स को लाके ऐड कर दिया, यानी हम लोगों ने सर्फेक्टेंट ऐड किया। तो देखो सर्फेक्टेंट होता क्या है, पहली बात इनका नाम हो, देखो क्या होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स। यानी ये क्या करते हैं, सरफेस पे एक्ट करने का काम करते हैं। तो देखो सरफेस यहाँ पे वाटर की यही तो होती है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, जैसे ही हम लोग सर्फेक्टेंट को इसमें डिजॉल्व करेंगे तो देखो इसका हेड तो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, तो हेड तो इसका वाटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसकी जो टेल है भाई, ये तो हमारी हाइड्रोफोबिक नेचर की है, तो ये टेल हमारी पहली बात वाटर के थोड़ा ऊपर ही रहने की कोशिश करेगी, यानी ये वाटर में मिलना नहीं चाहेगी। लेकिन देखो कब तक मिलना नहीं चाहेगी, जैसे मान लो थोड़ा सा ऐड किया तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा सर्फेक्टेंट, मतलब हम लोग थोड़ा भी सर्फेक्टेंट ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स उसके बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो ये कब तक बचेगा, यानी थोड़ी देर बाद तो इसको वाटर के अंदर आना ही पड़ेगा। जैसे मान लो ये बढ़ता गया तो अब सर्फेक्टेंट सरफेस पे कितना रह लेगा, चलो ये तो फिल हो गया, अब इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ जाएँ, तो उनको वाटर के अंदर आना पड़ेगा। तो वाटर के अंदर देखो अब ये आएंगे तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये तो इसका चलो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये टेल तो वाटर फोबिक है ना, तो अब ये वाटर के अंदर ये कैसे डिजॉल्व होगी। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये जो सर्फेक्टेंट है ना, ये वाटर के अंदर एक बहुत ही अलग सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये ना वाटर के अंदर जाके हमारा जो है, कुछ ध्यान से देखना अभी आप लोग, जैसे ये हमारे सर्फेक्टेंट के बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा हेड वाला पोर्शन है। और देखो यहाँ पे करते क्या है, ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, ध्यान से देखना अभी। यानी यहाँ पे देखो इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने ये किया कि ये जो टेल वाला पोर्शन है ये सारी हमारी जो है अंदर की तरफ कर ली, और जो हेड वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ कर लिया। अब देखो इनके लिए थोड़ा सा सॉल्युबल होना आसान हो गया, क्योंकि देखो ये जो हमारा बाहर वाला पोर्शन है अब यही हमारा दिख रहा है वाटर में, ठीक है, तो ये तो हमारा वाटर सॉल्युबल है ही है। और जो टेल वाला पोर्शन था, टेल ने क्या किया, टेल ने मिलके हमारा जो है अपने अंदर एक, मतलब कह सकते हो स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। तो देखो टेल तो हमारी सारी एक ही नेचर की हैं, तो ये तो एक साथ रह ही सकती हैं। और हमारे हेड वाले ने क्या किया, ये हमारा जो है ऊपर की तरफ हो गया, तो ये हमारा सर्फेक्टेंट जो है अंदर जाके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइसिले।
ठीक है, माइसिले। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्फेक्टेंट ने अपना माइसिले का फॉर्मेशन कर लिया। और ये जो हमारी माइसिले होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग को यहाँ पे जो है एक स्पेस देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और देखो ये जो कोर है ये हमारा किससे मिलके बना हुआ है? हमारे सर्फेक्टेंट की टेल से मिलके बना है, जो कि हमारी हाइड्रोफोबिक नेचर की है। तो अब यहाँ पे ये जो कोर है ना, ये कोर क्या करता है, ये हमारा देखो ये हमारा लिपिड नेचर का ही तो होगा क्योंकि ये लाइपोफिलिक है। तो ये हमारा इस ऑयल को मान लो या फिर जो भी लिपिड सब्सटेंस हैं उनको क्या करेगा, अपने अंदर मस्त यहाँ पे डिजॉल्व कर लेगा। यानी जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे इस कोर में आके डिजॉल्व हो जाएंगे और इस तरीके से सर्फेक्टेंट हमारा क्या करेगा, वाटर के अंदर ऑयल का डिजॉल्वेशन कर देगा। तो इस तरीके से हमारा सर्फेक्टेंट काम करता है। अच्छा देखो, सर्फेक्टेंट हमारा जो है ऑयल को वाटर में तो डिजॉल्व कर ही सकता है, लेकिन वाटर को ऑयल में भी डिजॉल्व कर सकता है। देखो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते, बट यहाँ पे क्या होगा, तब ये हमारा रिवर्स माइसेल फॉर्म करेगा। रिवर्स माइसेल में क्या करेगा, हमारे जो हेड है वो हमारे अंदर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, और हमारा जो टेल है वो बाहर चला जाएगा। तो अब मान लो हम लोगों ने सर्फेक्टेंट को किसी लिपिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया, लिपिड सॉल्वेंट में, ठीक है, तो हमारा जो टेल है वो बाहर की तरफ और ये जो हेड वाला पोर्शन है अंदर की तरफ, और फिर हमें इसमें वाटर डिजॉल्व करना है तो वाटर यहाँ पे आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स माइसेले। इसको माइसेले, इसको रिवर्स माइसेले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। माइसेले पे 2 नंबर पे क्वेश्चन और काफ़ी लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है, तो लॉन्ग में हम लोग आने वाली यूनिट्स में देखेंगे, बाकी 2 नंबर में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे देखो, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंटेन्स अ हेड जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है एंड अ टेल जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो सॉल्युबलाइजेशन है वो होता क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इन्वॉल्व्स इंट्रैपमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन माइसेले एंड टेंडेंसी ऑफ सर्फेक्टेंट टू फॉर्म दिस माइसेले एट क्रिटिकल माइसेले कंसेंट्रेशन। अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी वो कंसेंट्रेशन जहाँ पे इस माइसेले का फॉर्मेशन होता है, इस माइसेले का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल माइसेले कंसेंट्रेशन। और ये क्वेश्चन भी आप लोग का एग्जाम में 2 नंबर में बहुत बार देखने को मिला है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। क्रिटिकल माइसेले कंसेंट्रेशन क्या होती है, वो कंसेंट्रेशन जहाँ पे हमारा सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स माइसेलेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबलाइजेशन में होता क्या है, ये जो माइसेले है ये हमारा इंट्रैप मतलब डिजॉल्व कर लेना, किसको, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को। यानी कि ये हमारी जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है, यानी जो वाटर के हेटिंग नेचर की है, उसको यहाँ पे क्या करेगा, इस कोर के अंदर डिजॉल्व कर लेगा। तो ये देखो, ये इस तरीके से हमारा सॉल्युबलाइजेशन हो जाता है। और यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा वेकेंट स्पेस होता है इनसाइड माइसेले इज नोन एज कोर, यानी कि जो स्पेस है इसी को हम लोग कोर बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। ये था हमारे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। और क्या आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मतलब कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।